हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस नेटवर्क। आज से हम पीवाईक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। यूपीपीसीएस के जो आए हुए पीवाईक्यूज हैं वे डिस्कस करेंगे। इनसे काफ़ी हेल्प होती है, हमारा एक तो रिवीजन हो जाता है, दूसरा पीवाईक्यूज के काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी आते हैं, तो पीवाईक्यू को करना इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज एब्जॉर्ब थ्रू द किडनीज, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। ब्लड इन द बॉडी पासिस थ्रू द किडनीज, ब्लड इन द बॉडी फिल्टर थ्रू द किडनीज, ब्लड इन द बॉडी इज मेड थ्रू द किडनी। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लड इन द बॉडी इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनीज। क्वेश्चन सेकंड, ए हाइड्रोफाइट इज व्हाट इज ए हाइड्रोफाइट? हाइड्रोफाइट इज अ aquatic plant. When glass rod is placed in the steam, its length is increased, but its width इसका आंसर क्या होगा? जिसमें बनाया रिमेन्स चेंज, डिक्रीज, इंक्रीज होती है या इरेगुलर। तो इसका आंसर है 3, इट बिकम्स इरेगुलर। किसी रोड को हम स्टीम में रखते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसकी विड्थ जो है वो इरेगुलर हो जाती है, कहीं घट जाती है कहीं बढ़ जाती है, तो कोई शेप डिफाइन नहीं रहता। तो इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द सब्सटेंस विच मेक्स अप टू 80% ऑफ लिविंग मटेरियल इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज, कौन सा सब्सटेंस है जो 80% लिविंग मटेरियल का बनाता है ऑर्गेनिज्म में? प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है या मिनरल्स है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन मेक्स 80% ऑफ लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें देखना है कि कौन सा रीजन सही है, कौन सा गलत है, एक्सप्लेन करना है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका इसमें देख, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इनकॉर्पोरेट्स अनप्रिपेयर्डनेस टू ओपन इट्स न्यूक्लियर प्लांट फॉर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन, ये असर्शन है। और इसका रीज़न दिया है कि इंडिया विल नॉट प्रोड्यूस एनी न्यूक्लियर बॉम्ब। तो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है कि रीज़न जो है वो क्लियरली गलत है। असर्शन का हमें पता है कि नहीं पता है, और रीज़न का हमें पता है कि रीज़न गलत है, तो वो वाला आंसर चूज़ करेंगे जिसमें आर इज़ फॉल्स। तो सी में दिया हुआ है कि आर इज़ फॉल्स, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमें ए भी नहीं पता है कि सही है कि नहीं है, तो इस तरह से हम लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। India's nuclear policy incorporates its unpreparedness to open its nuclear plant for international inspection. एक तो हाँ, इंडिया इसमें सर्टेन रेस्ट्रिक्शन रखता है, सारे प्लांट्स अपने इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए नहीं खोल देता है, नहीं तो हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह भी चोरी होने का डर रहता है, सब दूसरों को पता लग जाएगा। सो दीज रेस्ट्रिक्शन आर देयर इन द प्लेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी वाइल इट सिंक्स इन वाटर? आयरन नेल मरकरी में क्यों फ्लोट करता है जबकि वाटर में डूब जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ड्यू टू लेस केमिकल इंटरेक्शन ऑफ आयरन, या आयरन इज हैवियर देन वाटर एंड लाइटर देन मरकरी, आयरन हैज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन मरकरी, मरकरी इज हैवियर देन वाटर। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आयरन हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, लेसर देन मरकरी। मरकरी से कम डेंसिटी होती है और पानी से ज़्यादा डेंसिटी होती है, इसलिए डूब जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, एक दो पैरेलल मिरर है, उनके बीच में कितनी इमेजेस बन सकती हैं? तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिपल एंटीजन इज गिवन टू ए चाइल्ड टू प्रिवेंट। ट्रिपल एंटीजन जो बच्चे को दिया जाता है उसमें से कौन कौन सी बीमारी को रोकने के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टिटेनस। क्वेश्चन 9, ऑयल स्प्रेड्स ओवर सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑयल इज मोर डेंस, ऑयल इज लेस डेंस, ऑयल हैज मोर सरफेस टेंशन देन वाटर। तो ऑयल हैज़ लेस सरफेस टेंशन देन वाटर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑयल हैज़ लेस सरफेस टेंशन देन वाटर, दैट्स व्हाई ऑयल स्प्रेड्स ओवर वाटर। So question 10, the working principle of atom bomb is nuclear fission of uranium and the working principle of hydrogen bomb is, हाइड्रोजन बम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटोरियम। एटम बम में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें एटम की जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन बम है उसमें ड्यूटेरियम
बनता है, दो एटम मिलके एक बड़ा एटम मतलब बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम। क्वेश्चन 11, टेलीस्कोप इन्वेंटेड बाय, टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था? इसका आंसर है 11 का ए, गैलीलियो। बट इसमें गैलीलियो इज द राइट आंसर। 12, which compound present in DNA does not form amino acid? Which compound present in DNA does not form amino acid? So इसका right answer है triosine. It is difficult to walk on ice than on road because ice में ज़्यादा friction नहीं होता, तो रोड पे फ्रिक्शन होता है, तो हम आराम से चल पाते हैं। तो इसका विल बी आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट विद आवर फुट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नो, ऑप्शन डी, आइस हैज लेस फ्रिक्शन देन रोड। इसमें ये है, आइस हैज लेस फ्रिक्शन देन रोड। ये ऑप्शन सी गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है कि एनी रिएक्शन, और आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है आइस पे भी, बट फ्रिक्शन कम रहता है, इसलिए आइस का लेस फ्रिक्शन देन रोड। ये वाला सही इसका आंसर है। पेंसिल लीड इज, जो पेंसिल में लीड होता है वो होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डील विद स्टडीज इन पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिक्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज? कौन सा सब्जेक्ट है जो कि पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिक्स से डील करता है ह्यूमन कम्युनिटीज़ की? तो इसमें होगा ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी, डेमोग्राफी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। असर्शन रीजन वाला है भी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड असर्टेड बिफोर रॉयल सोसाइटी दैट मैन विल नेवर गेट न्यूक्लियर पावर। उसका रीज़न दिया है कि he was sure that Einstein law will fail and mass will not convert into energy। तो इसमें दोनों असर्शन भी और रीज़न भी दोनों सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, क्योंकि उसको लगता था कि ये कभी मास कभी इसमें एनर्जी में चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका आंसर है बोथ ए, 16 का ए। 17 में, टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस। एक डिस्टेंस के बाद टेलीविजन सिग्नल रिसीव नहीं कर सकते हैं बिकॉज सिग्नल वीक है, एंटीना वीक है। एयर एब्जॉर्ब सिग्नल, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड। आंसर डी इज राइट, क्योंकि सरफेस कर्व्ड है तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो सिग्नल नहीं मिलते हैं। वाई डू पेंडुलम क्लॉक्स यूजुअली लूज टाइम इन समर? समर में पेंडुलम क्लॉक्स अपना समय क्यों खो देती हैं? इसमें ड्यू टू लॉन्गर डेज इन समर, ड्यू टू फ्रिक्शन, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो लेंथ बढ़ने से उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है ऑसिलेशन का। So this is the right answer of question number 19. Why does water boil at a temperature below 100 degree Celsius at higher altitude? Higher altitude पे वाटर 100 डिग्री से नीचे ही कैसे बॉईल हो जाता है? तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो कम होता है ऊंचाई पे, तो वहाँ पे जल्दी बॉईल, उससे नीचे भी बॉईल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है 19 का ए। क्वेश्चन 20, इन ए डीजल इंजन द फ्यूल यूज्ड इज, डीजल इंजन में कौन सा फ्यूल यूज होता है? वेपर ऑफ डीजल एंड एयर। तो इसमें एयर और डीजल दोनों का मिक्सचर यूज होता है डीजल इंजन में। यहाँ से एक करंट के क्वेश्चन है जो उसमें उस टाइम आए हुए थे, तो इनको करने का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, पर देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लिम्स में, इससे ये अंदाज़ा लग जाता है हमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर नेल्सन मंडेला वाज रिलीज फ्रॉम द जेल आफ्टर 27 ईयर। इसका 21 का यह है ए, 11 फरवरी 1990। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड? कौन सा पेयर इसमें मैच्ड है? नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन का चेयरमैन, ये कुछ उस टाइम के जो चेयरमैन रहे होंगे उनके बारे में पूछा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर ऑन रूरल अर्बन आर्ट कमीशन। तो इनके बारे में भी थोड़ा देखते रहिए, इनके बारे में पूछ लेते हैं। जैसे लास्ट 2024 में पूछा था कि यूपी का नेशनल
प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ पूछा था, तो कमीशन भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। सेंट्रल जो रिसेंट में आए हुए हैं, मतलब वो इतना 1994 में आया हुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 1-2 साल में जो पूछे हुए हैं उसके हिसाब से अपने पीवाई को तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये पूछा गया था, इसका आंसर है बी, धनाबाद में। 2 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश में, 2 न्यूक्लियर पावर यूनिट कहाँ बनाई जा रही है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में। फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में पूछा, वार बिटवीन, ये किसके बीच में था, 25C, अमेरिका एंड इट्स एलाई अगेंस्ट इराक। तो अब इराक के बारे में जब डेजर्ट स्टॉर्म इन्होंने स्टार्ट किया था 1994 का, ये अभी कौन सा इन्होंने ऑपरेशन किया ईरान के अगेंस्ट जो चल रहा है, उससे पहले किया था मिडनाइट हैमर किया था, अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किया है। तो ये हम याद रखेंगे जो अभी रिसेंटली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 26 देख लेते हैं। सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, ये हेग नीदरलैंड में है। 26 का बी। 1996 वाज ऑब्जर्व्ड एज द ईयर ऑफ, इसका 27 का होगा बी, ब्लाइंड, ईयर ऑफ ब्लाइंड। तो जो रिसेंटली ईयर होंगे यूएन के वो भी देख लेंगे हम, करंट में हमें मिल जाएगा। हु वोन द मैन सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन, ये काम का नहीं है, पर अब रिसेंट वाले हैं जो वो देख सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम, 29 का है ए, बैकोनूर। इंडियन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल एंटी वार ऑर्गेनाइजेशन इन वाज, वो कौन था, 30 का ए, मोरारजी देसाई। बीजेपी लीडर एल के अडवाणी proceeding towards Ayodhya was arrested in October 1998, 31 का सी, समस्तीपुर। Which of the following countries recently adopted new constitution, तो 32 का है बी, बर्मा। उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे उन्होंने अडोप्ट किया था अपना 1994 के आसपास, और अभी यहाँ पे जनता रूल कर रही है, जनता पार्टी है वो, जनता पार्टी नहीं मतलब जनता, जो मिलिट्री जनता है वो। तो 33 देख लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट वाइज सोवियत रिपब्लिक्स वी लैंड ब्रिज इज द प्रेसिडेंट ऑफ, जो सोवियत रिपब्लिक जो था 1991 से पहले, उसमें विखंडन हुआ था 1991 में उसका, उसके बाद जो देश बने उसमें वी लैंड ब्रिज का पूछा है, ये किसका प्रेसिडेंट है, तो इसका 33 का आंसर होगा डी, अर्मेनिया। 33 का आंसर इज डी, अर्मेनिया। और अर्मेनिया में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने हैं, जो पहले अभी प्रेसिडेंट थे वही दोबारा से बन गए हैं, वो एंटी रशियन है, एंटी रशियन प्रेसिडेंट है। तो इसको भी, अर्मेनिया इज़ इम्पोर्टेंट, इसको आप याद मैप में भी देख लेंगे, और इसका अच्छे से जो अभी रिसेंटली चल रहा है वो देख लेंगे। इंडिया के साथ इसका वेपन एग्रीमेंट भी है, उन्होंने, इंडिया ने इसको काफ़ी वेपन बेचे हैं अपने, कौन कौन से वेपन है वो भी चेक कर लीजिएगा। जून 1991 में फ्रेंडशिप एंड नॉन एग्रेशन ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन, फ्रेंडशिप एंड नॉन एग्रेशन ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन, 34 का है बी, इंडिया एंड नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप एंड नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइनिंग हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद चेरनोबिल ट्रेजेडी, और इंडिया नेपाल के बीच में रिसेंट रिलेशंस जो भी हैं, अभी काला पानी को लेकर जो डिस्प्यूट है उस पर चल रहा था, तो रिसेंटली मैप वगैरह में देख लेंगे ये सब, नेपाल और इंडिया बॉर्डर का, और कौन कौन सी रिवर आपस में आती जाती हैं वो सब भी इंपॉर्टेंट रहता है, एक ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चेरनोबिल ट्रेजेडी जो हुई थी उसके बारे में पूछा गया है, इट इज़ लोकेटेड इन सर्बिया, 31 लोग मरे थे, कोस्ट रेडिएशन सिकनेस इन सेवरल कंट्रीज। ये थर्ड वाला जो जनरल आंसर लग रहा है, इसके चांस सही होने के काफ़ी हैं, तो थर्ड वाला सही है, तो 3 ऑप्शन तो वैसे हो गए। तो 4 वाला भी अच्छा लग रहा है स्टेटमेंट, इट हैज़ फोर्स सम कंट्री टू डिसाइड फॉर अबंडिंग न्यूक्लियर पावर ऑल टुगेदर। फोर्स्ड मतलब फोर्स नहीं, फोर्स का ज़्यादा मिला है। 35 का देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर है। 35 की सी, हाँ 2, 3 और 4 जो है इसमें सही है। सर्बिया में नहीं है चेरनोबिल ट्रेजेडी, ये कहीं और पे थी, अभी वो ध्यान नहीं आ रहा है, देख लेंगे। तो कौन सा फॉरनर वाज भारत रत्न अवार्ड इन 1990,
1990 में भारत रत्न किसको दिया गया था, ये देख लेंगे। 36 का आंसर है बी, नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। नेल्सन मंडेला का एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो कब रिलीज हुए थे जेल से, और उनको भारत रत्न भी मिला था 1990 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आज के लिए भी रेलिवेंट है, मतलब किसी भी एग्जाम में आ सकता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। हु वाज गिवन द कालिदास अवार्ड 1990 में, कालिदास अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, विजय तेंदुलकर को मिला है, विजय तेंदुलकर। 38 में इनसेट 1ID जो है ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड, 38 का बी, 12 जून 1990। When was the agreement to dismantle medium range missiles signed between President Reagan of USA and Soviet leader Mikhail Gorbachev जो हैं उनके बीच में कब साइन हुआ था ये एग्रीमेंट? 39 का है बी, जनवरी 1988 में। Which of the following great powers of the world did not send its army to take part in the last Gulf War? तो इसका आंसर होगा 40 का सी, चाइना डिड नॉट सेंड एनी आर्मी। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये अभी भी वार चल रहा है, इसमें इनकी सेना भी कुछ इन्वॉल्व है, बट चाइना इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन द हड़प्पन कल्चर? इसमें से कौन सा, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं इसमें, हड़प्पन कल्चर पे कौन सा? रॉक एडिक्ट्स हैं, राइटिंग ऑन टेराकोटा सील, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इन सबसे हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, तो इसका होगा डी। 42 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा सही नहीं है? इट प्रिस्क्राइब्स द ड्यूटी ऑफ ए किंग, इट डिस्क्राइब द देन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, इट लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो सही है, पहला वाला भी सही है। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, तो 42 का आंसर होगा बी। इसमें इकोनॉमिक लाइफ के बारे में नहीं दिया गया है, इसमें जनरली पॉलिटिक्स के बारे में दिया है, राजा के कर्तव्यों के बारे में दिया है, रिफॉर्म्स के बारे में दिया है, तो इसमें इकोनॉमिक लाइफ के बारे में नहीं। अर्थशास्त्र इसका नाम जरूर है, पर इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इसका पिछले साल, मतलब कुछ साल पहले भी क्वेश्चन आया था अभी, अर्थशास्त्र में से ही कितने पेज की है, मतलब कितना चैप्टर की, ऐसा कुछ आया था। तो दिस बुक इज़ इम्पोर्टेंट, इसके बारे में काफ़ी आप गूगल वगैरह करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाई, महाबलीपुरम के जो रॉक कट टेम्पल्स हैं वो किसके द्वारा बनाए गए थे? वो पल्लवाज के द्वारा बनाए गए थे। 43 का ये हो गया। 44 में स्टडी द नेम्स ऑफ द कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्का के जो एंड आवर आंसर अकॉर्डिंग टू द, कनिष्का के जो कंटेम्प्रेरी है उसके बारे में बताना है, उस कनिष्क के कंटेम्प्रेरी कौन थे? तो कालिदास तो बिल्कुल नहीं थे, तो 3 नहीं थे, तो ये हटा देंगे पहले तो। ऑल ऑफ देम, सेकंड वाला ये नहीं रहेंगे, तो बचे फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हो गया अश्वघोषा था, कामबाड़ या वसुमित्रा थे, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44 का सी हो गया। 44 आ जाते हैं 45 वाले में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर्स कहाँ दिए हुए हैं? अच्छा, ये जो ऐसे दिया हुआ है, एलोरा केव, साकाज और राष्ट्रपुत्रा पल्लवाज, मीनाक्षी टेम्पल, खजुराहो, चंदेल। खजुराहो तो चंदेल ने बनाया था, ये तो बिल्कुल सही है। 45 का डी आंसर हो गया। मीनाक्षी टेम्पल किसने बनाया था? पल्लवाज ने नहीं बनाया था शायद। राष्ट्रकोटा महाबलीपुरम जो है पल्लवाज ने बनाया था, और जो इलोरा केव्स है राष्ट्रकोटा ने बनाई थी, और मीनाक्षी टेम्पल शायद चोलाज या पांड्याज का था। ये देख, इसके बारे में भी आप देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी? का अर्लीस्ट स्कूल कौन सा है? तो 46 का आंसर है ए, सांख्या स्कूल जो है वो अर्लीस्ट है। इब्न बतूता मोरिस ट्रैवलर था, वो इंडिया में किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 47 का ए। फिर डूरिंग विच एज डिड वुमेन एंजॉय इक्वालिटी विद मैन? कौन सी एज में वुमेन और मैन में इक्वालिटी थी? गुप्ता एज, मौर्यन एज में? तो इसमें काफ़ी डाउट है, मतलब क्वेश्चन में इसका सही आंसर क्या होगा? तो मौर्यन एज जनरली कंसिडर किया जाता है। 48 का, जिसमें गुप्ता एज आंसर दिया हुआ है, 48 का ए।
तो विजयनगर एम्पायर अगर होता तो वो उसमें आंसर सही रहता, क्योंकि विजयनगर एम्पायर में गुप्ता ये मतलब वुमेन्स को भी काफ़ी पोजीशंस इंपॉर्टेंट मिली हुई थी, जैसे सिपाही की हो गई, स्पाइस की हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट उनको पोजीशन मिलती थी। तो पहाड़ी स्कूल जो है राजपूत स्कूल है पेंटिंग का, और कांगड़ा स्कूल जो है ये भी पहाड़ी स्कूल है। राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल एंड, हाँ ये तो ये डिफरेंट, पहाड़ी स्कूल है, एक राजपूत स्कूल है, मुगल स्कूल है, कांगड़ा स्कूल है, ये सब किस कौन से फील्ड में से रिलेटेड है, पेंटिंग से रिलेटेड है। 50 का हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टेटमेंट है। ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड, ही एनफोर्स रेवेन्यू मेजर इन हिज एंटायर एम्पायर। तो देख लेते हैं। ही एबोलिश द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो 50 का हो गया डी, ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट। 51, औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहां टू मुगल थ्रोन, द लॉ ऑफ प्रोमिजेनिच्योर वाज फॉलोड, लॉ ऑफ, नहीं तो ये रीज़न है जो है इसमें गलत हो जाएगा, कोई लॉ फॉलो नहीं किया गया था, लड़ाई करके उन्होंने अपनी सत्ता हासिल की थी, तो रीज़न इज फॉल्स, तो सीधा सीधा सी मार्क करेंगे। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। 52 में देख लेते हैं। थॉट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन रिलीजियस बुक्स इन आदि ग्रंथ ऑफ सिक्स, कौन से गुरु के मतलब सूफी सेंट्स के इसमें वचन इंक्लूडेड हैं। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, फरुद्दीन गंज ए शकर, इनके जो वचन है मतलब वो जो इनकी सेइंग है वो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड है, याद रखेंगे, फरुद्दीन गंज ए शकर। 53, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास वर डिफीट, मराठास को किसने डिफीट किया था, अफगान्स ने। 53 बी, अवध वाज अनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय, अवध किसके द्वारा अनेक्स्ट किया गया था, बाय डिक्लेयरिंग स्टेट एज, हाँ बाय डिक्लेयरिंग स्टेट एज मैल एडमिनिस्ट्रेड 1856 में ब्रिटिश द्वारा डलहौजी के कार्यकाल में ये अनेक्स किया गया था। Who among the following great man is called the father of Indian resistance? तो 55 का भी राजा राम मोहन रॉय। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, यस ये असर्शन तो सही है। लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर ऑन सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेट शाइड अवे फ्रॉम द स्टेट। तो रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है, तो इसका दोनों का सही होना चाहिए, और 56 का ये इज द राइट आंसर। 57 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेस का क्या कारण था, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इंडिया एंड द कंपनी हैड वेस्टर्न ट्रेड इन्फेंट्री, इंडियन सोल्जर्स लैक्ड नेशनल स्पिरिट, तो सभी कारण थे, तो इसका 57 का डी हो जाएगा। 57 इज डी। रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1773, ये पॉलिटी में भी हम पढ़ते हैं। 59 में हो गया क्लाइव, बेंटिक, चार्ल्स कर्जन, ये सारे गवर्नर्स और गवर्नर जनरल दिए हुए हैं, और इनके योगदान क्या रहे हैं वो उसके बारे में, कर्जन का क्या योगदान रहा है, क्लाइव का क्या योगदान रहा है। तो बेंटिक के समय में इंग्लिश एजुकेशन जो है वो प्रमोट हुई थी, तो इसका हो गया डी, 2 का डी हो गया। तो ये 2 हो गए, ए और सी में से कोई एक होगा। क्लाइव का क्या योगदान हो गया, रॉबर्ट क्लाइव के सामने ड्यूअल गवर्नमेंट थी, 1 का सी हो गया, 1 का सी हो गया, तो 59 का ए हो जाएगा सीधा सीधा। तो बेंटिक के समय में क्या था, बेंटिक के समय एजुकेशन वाला था, और कर्जन के समय में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और चार्ल्स के समय में रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शन था, ये सब। 60 में मोरले-मिंटो रिफॉर्म थे, मोरले-मिंटो रिफॉर्म वाज पास्ड इन 1909। ये पॉलिटी के क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं स्टेट पॉलिसी वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट में कौन सा राइट नहीं
नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म असेंबली, राइट टू मूव एंड स्टे इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है फिलहाल फंडामेंटल राइट में। 62 का ए हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज इन इंडिया हुज टाइम इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वर पास, किसके टाइम में ये सब कोड पास हुए थे? तो 63 का हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 63 ए ये वॉइस रॉय थे उस टाइम पे जब ये कोड्स पास किए गए थे। 64 का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग राज्यसभा? राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। 64 का ए इज द राइट आंसर। सिटीजनशिप में प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डुअल सिटीजन सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो इसका बी हो जाएगा। 66 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू implies the right of the court to declare any law or order invalid if it is in conflict with the constitution. Review the order of the lower court. Here appeals against the decision of the lower court. Review the laws to see they have been passed as per the procedure laid down. So 67 का ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। किसी भी लॉ को इनवैलिड कर सकते हैं या ऑर्डर को, अगर वो इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाई का मतलब ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल एनेबल द एडॉप्शन ऑफ मनी बिल दैट वंस पास्ड बाय लोकसभा बट वाज अमेंडेड बाय राज्यसभा? इट विल गो टू द प्रेसिडेंट। मनी बिल के बारे में यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। राज्यसभा ने उसको अमेंड कर दिया है और लोकसभा ने उसको पास कर दिया, तो उसको क्या करेंगे? या प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, या 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, या जॉइंट सेशन बुलाना पड़ेगा। इट विल डीम टू हैव बीन पास्ड इफ द लोकसभा पासेज इट अगेन आइदर बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट। तो इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि मनी बिल के बारे में एक खासियत है कि वो ना तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो पहले ही प्रेसिडेंट की अनुमति से उसमें पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। जॉइंट सेशन बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सेकंड हाउस का उसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है मनी बिल में। तो 68 फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, फोर्थ प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? तो श्री BV गिरी वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे एस राधाकृष्णन थे। और 69 फर्स्ट पंचायत राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 12 अक्टूबर 1959 एट, तो ये नागौर 69 सी राजस्थान में। प्लान्स और प्रोग्राम्स दिए गए हैं। उसके फर्स्ट प्लान था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, सेकंड प्लान किसके लिए, मतलब प्लान और ये मिलाने हैं। थर्ड सेकंड प्लान, फर्स्ट प्लान, थर्ड प्लान। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन से प्लान में था? कम्युनिटी डेवलपमेंट कौन से प्लान में था? कम्युनिटी डेवलपमेंट तो 1952 है, तो ये फर्स्ट प्लान में हुआ। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये सेकंड प्लान में था। एक्सपेंशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, ये कौन से प्लान में था? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये कौन से प्लान में था? अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, तो 70 का आंसर है डी। 73 का आंसर हो गया डी। इसमें जो ई है फिफ्थ का हो जाएगा। जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था फिफ्थ प्लान में था वो। तो जो फोर्थ प्लान है उसमें क्या था? उसमें था अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ। जो फोर्थ प्लान था उसमें अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ हो गया। और जो थर्ड प्लान था, थर्ड प्लान में ये सही दिया हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, ये थर्ड प्लान में था। सेकंड प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, फर्स्ट प्लान में कम्युनिटी डेवलपमेंट था, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं 71 में स्ट्रेटजी IRDP इन द 7th प्लान, और स्ट्रेटजी अडोप्टेड इन द IRDP इन 7th प्लान वाज, कौन सी स्ट्रेटजी अडोप्ट की गई थी? 71 का आंसर है ए, अडोप्शन ऑफ टोटल हाउस होल्ड अप्रोच। टोटल हाउस होल्ड अप्रोच अडोप्ट की गई थी इसमें। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, किसकी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है इन चारों में से? 72 का आंसर हो जाएगा ए, गोवा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफाइंड एज, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एसेट ऑफ ए फर्म, डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, complete recall of all economic transaction between the resident of a country and rest of the world। तो 73 का आंसर है ए। टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है। तो डिवैल्यूएशन क्या है? डिवैल्यूएशन क्या है? अभी जो जैसे रुपये की वैल्यू घट रही है, काफ़ी 94 पे 95 पे आ गया है, तो डिवैल्यूएशन इसे ही कहते हैं। अभी 86 पे था, 86 से 94 पे आ गया तो डिवैल्यू हो गया रुपी। तो इसका होता है रिडक्शन ऑफ प्राइजेस। 74 का हो गया ए, 74 का हो गया रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द करेंसी नॉट प्राइजेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। उस टाइम पे गोल्ड में होती थी, अभी दूसरी वैल्यूज के टर्म में हो रही है, जैसे डॉलर के टर्म में रुपए की वैल्यू घट रही है। तो रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड उस टाइम पे थी, अब डॉलर के उसमें डिवैल्यूएशन होगा। दूसरी करेंसी की तुलना में हमारी करेंसी की कितनी डिमांड है, तो उसके हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन होती है। कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है? आर्टिकल 17। 75 का बी हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, ये एक प्रोविज़न है पर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से आर्टिकल में ये प्रोविज़न है वो देख लेंगे। प्रेसिडेंट के सारे जो आर्टिकल हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ मैशवाली। प्रिंस ऑफ मैशवाली बुक है, उससे कौन सी बुक जो है वो कंपेयर की जा सकती है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र को उससे कंपेयर करते हैं। 77 का बी हो गया। अर्थशास्त्र देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी पूछा गया है और इसी पेपर में एक और जगह भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है। और बाकी जो बुक दी गई है थिरुवल्लुर की थिरुकुरल, इसके बारे में अभी तमिलनाडु के सीएम ने बोला है कि कुछ इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए कहीं पे। तो ये सारी बुक जो हैं, जो एंशिएंट बुक्स हैं, वो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप देख लेंगे इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। सेवेंटी 77 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड इन। आयुर्वेदा जो कौन सी सामवेद में है? आर्यंका में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में 78 का डी हो गया। और डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन द ऑफिशियल हायरार्की ऑफ गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट, ही इज गिवन द रैंक ऑफ प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन की उसको कौन सी रैंक दी जाती है? 79 का हो जाएगा ए, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक मिलती है प्लानिंग कमीशन के टाइम पे मिलती थी। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एक लीगल एडवाइजर टू पीएम है, एक लॉ ऑफिसर फॉर गिविंग एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 80 का आंसर हो जाएगा बी, एक लीगल एडवाइजर है सोलिसिटर जनरल, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। तो इसका आसाम 81 का ए। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एन एवरेज ऑफ 200 mm रेनफॉल इन इंडिया। 82 का हो जाएगा बी, जम्मू एंड कश्मीर। बाकी में ज़्यादा रेनफॉल होती है इसके मुकाबले। तो बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? 83 का हो जाएगा सी, सहारा डेजर्ट। और लास्ट ईयर ये इनके डेजर्ट के साइज भी पूछ लिए थे, कितना बड़ा कौन सा है, अरेंज करो, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो ये भी हम देख लेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म का जो ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? 84 का क्वेश्चन, 84 का बी, जी टेलर। कोरबा इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर। कोरबा जो मध्य प्रदेश में वो किस लिए जाना जाता है? कॉपर के लिए जाना जाता है, नहीं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, सॉरी। 85 का ये। 86 में देख लेते हैं, सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में, कजराट जो वेस्ट बंगाल में, कोयाली जो गुजरात में, आनंद जो है वो भी गुजरात में। तो आनंद तो जो सीधा मिल्क के लिए फेमस है, ये देख लें। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में ये कोल के लिए है। और जो कोयाली है गुजरात में,
ये किसके लिए? कोयाली गुजरात, ये ऑयल के लिए फेमस है गुजरात में। कजराहट जो है वो किसके लिए फेमस है? वो सीमेंट के लिए फेमस है। तो बी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 4, ये सी में है इसका आंसर। 86 का सी हो जाएगा। 87 में देख लेंगे। 87 में क्या पूछा गया है? इंडियन एक्सपोर्ट मैक्सिमम लेदर टू किसको एक्सपोर्ट करते हैं? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड को उस समय पर जो परिस्थिति उसके हिसाब से। तो इससे हमें क्या पता चलता है इस क्वेश्चन से कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा भी हमें देखना है। जो करंट में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, कौन सी कंट्री को हम ज़्यादा कर रहे हैं, किसको क्या सामान ज़्यादा कर, इलेक्ट्रॉनिक्स किसको ज़्यादा कर रहे हैं, कहाँ से हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तेल कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा इंपॉर्टेंट है, ये हम याद रखेंगे। जो करंट ईयर का है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे तो ये काम आएगा। इक्विनोक्स, इक्विनोक्स किसे कहते हैं, मतलब कब होता है, ये पूछा गया है इसमें। जब डे और नाइट का समय इक्वल होता है, तो वो कौन कौन सी तारीख पे होता है इक्विनोक्स? तो ये होता है 21 मार्च और 22 सितंबर को। 88 का हो गया ए। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हैड द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन, ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे रहा था? तो ये व्हीट पे रहा था। 89 का डी। और कौन कंटिनेंट्स ऑफ बर्ड्स किसे कहा जाता है? तो 90 का हो जाएगा सी, साउथ अमेरिका, जहाँ पे ब्राज़ील वगैरह हैं, कंटिनेंट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है उसे, साउथ अमेरिका। भाखरा नागल इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट, जो भाखरा नागल किस स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है? तो 91 का हो जाएगा ए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इंडिया हैज़ अबंडेंट वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल बट स्टिल रिगार्डेड एज फ्रेश लैंड, काफ़ी यहाँ पे रेनफॉल होती है, काफ़ी पानी बहता है, पर फिर भी कहीं जगह पे सूखा पड़ता रहता है। तो इसके लिए मतलब कौन से रीज़न है? मतलब रैपिड रन ऑफ द वाटर, क्विक इवेपोरेशन ऑफ रेन वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल इन फ्यू मंथ, तो ऑल ऑफ द वो 92 को सारे रीज़न है ये। डेटम लाइन क्या होती है? 93 का आंसर, ये एक इमेजिनरी लाइन है विच पासिस थ्रू द 0 डिग्री मेरिडियन। तो ये डेटम लाइन है, इसके इधर डेट चेंज होती है आर पार जाने के पास, तो डेट चेंज होती है जो 0 डिग्री से पास करती है, जो कि रशिया और यूएसए के बीच में लाइन है, वहाँ से जा रही है ये। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो क्यूबा को कहा जाता था शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। 95 देख लेते हैं, कौन सा रॉक सिस्टम इज आयरन और, कौन से रॉक सिस्टम में आयरन और मिलती है? तो 95 का हो जाएगा सी, धरवाड़ में। मैगिनोट लाइन कहाँ वह, कौन सी देश के बीच में मैगिनोट लाइन? 96 का हो जाएगा ए, बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी मैगिनोट लाइन है। 97 में देख लेते हैं, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान, ये कौन सी कंट्री से थे? ये मतलब ये इन्होंने खोज की थी नए नए टापुओं की, नए नए देश के रास्तों की, जैसे इंडिया के रास्ते की खोज की थी वास्को डी गामा ने। तो इसने किसी और की भी की थी, तो उसके बारे में मतलब कहाँ से थे ये पूछा गया है, कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते थे? तो वास्को डी गामा तो आपको पता है पोर्चुगाल से थे। ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 एक में दिया है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बी का देख लेते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे? क्रिस्टोफर कोलंबस 97 स्पेन से, इटली। और जो कैप्टन कुक थे, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से थे। जो तस्मान थे, तस्मान जिन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी, ये कहाँ से थे? ये थे हॉलैंड से। चलो क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाते हैं। 1981 के सेंसस के बारे में पूछा है। विच ऑफ 4 स्टेट जो हैं इसमें हैड डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है इनकी। 1981, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरला की सबसे ज़्यादा है, फिर वेस्ट बंगाल की, फिर बिहार, फिर यूपी। यूपी इनमें सबसे बड़ा है तो डेंसिटी इसकी कम होगी, बिहार की भी ज़्यादा है यूपी से, केरला की सबसे ज़्यादा है। जो आज भी परिस्थिति है वही
उस टाइम भी थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में इसमें पूछा गया है, इसका क्या मतलब, टू ऑब्जर्व हैबिटेट्स ऑफ द टाइगर, कलेक्ट वाइटल इन्फॉर्मेशन, टू सेव इंडियन टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। इसका मोटिव क्या है? तो इसका मोटिव है 99 का सी, टू सेव इंडियन टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट 100 में से, मतलब इसमें लिस्ट मिलानी है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मेघालय, दिसपुर, डी का 3 हो जाएगा। आसाम 100 का कौन क्वेश्चन, मतलब असम का हो जाएगा दिसपुर, सॉरी असम का दिसपुर। और फिर नागालैंड कोहिमा, और फिर अरुणाचल प्रदेश ईटानगर 4, और मेघालय शिलोंग। हाँ, मेघालय शिलोंग, तो इसका हो जाएगा बी, 100 का बी। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इनिशिएटेड ऑन, कौन सी तारीख को इनिशिएट हुआ था? 7 अगस्त 1905, बी इज द राइट आंसर। 102 6 अप्रैल 1930 किसके लिए जानी जाती है? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट या नॉन दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी, ये इसका आंसर होगा डी, और 102 का डी। चंद्रशेखर आजाद, द रेवोल्यूशनरी लीडर वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश बाय बीइंग शॉट डेड इन एनकाउंटर, और 103 का सी। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द अवार्ड ऑफ राष्ट्रीय कवि ड्यू टू हिज इन्फ्लुएंसिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया थ्रू लिटरेसी सोर्सेज। चंद्रशेखर आजाद रेवोल्यूशनरी बीइंग शॉट डेड इन एनकाउंटर, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, मतलब शॉट डाउन एनकाउंटर में तो नहीं, तो कौन सा भी आंसर इसका नहीं है, बट फिर भी ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है। और राष्ट्रकवि का अवार्ड किसको मिला है? जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो 104 का आंसर हो जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का अवार्ड मिला था। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, तो पता ही है सबको। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर स्ट्रेंथेंड बाय इन 1882 बाय लॉर्ड, कौन सा लॉर्ड थे भाई? वे लॉर्ड रिपन, 106 का बी। खिलाफत स्वराज पार्टी किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? खिलाफत स्वराज पार्टी, 107 का हो जाएगा सी, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। 108 में नेहरू इज ए पैट्रियट वाले जिला इज ए पॉलिटिशियन, ये किसके रिमार्क्स थे? 108 का आंसर हो जाएगा बी, मौलाना आजाद। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इसमें प्रार्थना, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसने शुरू किया था? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने। तो 4 का बी हो जाएगा, एक में आंसर है, तो डी इज द राइट आंसर। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, 3 का सी। और ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, और 1 का डी, प्रार्थना समाज रनाड़े, एम.जी. रनाड़े। अब देख लेते हैं 110 कौन नेशनल इवेंट के बारे में इसमें दिया गया है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च। तो सबसे बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट था, सबसे पहले क्या था? चंपारण सत्याग्रह था, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, फिर दांडी मार्च था। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ पे दिया हुआ है? तो ए में दिया हुआ है, तो यही हो गया। तो 111 देख लेते हैं। होम रूल लीग वर स्टार्टेड इन 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक और बेसंत की लीडरशिप में, इसका ए हो जाएगा। और 112 अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस क्या है?
एन एंड इन इटसेल्फ, ए वे टू अटेन पॉलिटिकल फ्रीडम। तो 112 का हो जाएगा 112 का ए वे टू अटेन ट्रूथ। जो नॉन वायलेंस है वो एक सत्य की खोज का एक साधन है। 113 इंडियन वर assured of many things in declaration of by Queen Victoria in 1858 which among the following assurance was fulfilled by the British government। कौन सी assurance जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी 1857 की क्रांति के बाद वो फुलफिल की गई थी? पॉलिसी ऑफ annexation will be abandoned, status quo of native ruler would be maintained, equal treatment would be given to all subjects Indian and European, there would be no interference in the social and religious beliefs of Indians। तो इसमें कौन सी उन्होंने फुलफिल की थी? 113 का आंसर हो जाएगा डी, देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इंडियंस। तो इन्होंने ये फुलफिल की थी, बाकी सब नहीं की। 114 द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी टू इंडिया इन 1946 वाज नोन एज माउंटबेटन प्लान कहा गया था इसको। 114 का सी। 115 select the correct chronological of the following: Rowlatt Act, साइमन कमीशन, होम रूल लीग, गांधी रियूनियन पैक्ट। साइमन कमीशन 1927 में था, रोलैट एक्ट 1918 में था, होम रूल लीग 1915 में थी, 15-16 में। तो सबसे पहले होम रूल लीग आएगा सी, फिर आएगा ए, सी और ए, फिर आएगा बी साइमन कमीशन, फिर आएगा डी गांधी रियूनियन पैक्ट। तो 115 का डी हो गया। तो 116 में कैबिनेट कमीशन 1946 उसमें हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इस मेंबर। कौन सा इसमें मेंबर नहीं था? सर स्टैफोर्ड क्लिफ भी थे, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे। तो डी इज द राइट आंसर, ये लॉर्ड एमरी नहीं थे। हु अमंग द फॉलोइंग जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह। 17 का सी है, इनके ऊपर पिक्चर भी बनी है अभी। आफ्टर पूना पैक्ट ऑफ 1932 हरिजन सेवक संघ वाज स्टैब्लिश, उसके प्रेसिडेंट कौन थे हरिजन सेवक संघ के? 118 का हो जाएगा बी। इसके से वो थे प्रेसिडेंट घनश्याम दास बिरला। द मेन सेंटर ऑफ बहाई मूवमेंट विच स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी वाज, उसका बहाई मूवमेंट का सेंटर कहाँ पे था? 119 का हो जाएगा बी, पटना में। 120 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ दिल्ली wherein the resolution of divided India was passed on June 14, 1947। तो इसका आंसर था आचार्य जे.बी. कृपलानी, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ही चेयर किया था ये। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए। 1994 का जो पेपर था सारा हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। अगर ऐसे ही आपको आगे भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए और बताइए कि कैसा लगा है। हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं ये भी आपको पता चलेगा रियल एग्जाम में, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।